नमस्कार। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 का दूसरा चैप्टर साइंस का जो था हम क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो सारा चैप्टर्स हमने कर लिया था, उसके बाद बीच के क्वेश्चंस कर लिए थे। अब जो अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं, एक्सरसाइज का मेन एक्सरसाइज का प्रश्न वो हम लोग करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों का अपनाएंगे। जैसे कि बहुत सारे पृथक्करण विधि हमने पढ़ा था, जैसे ऊर्ध्वपातन द्वारा नमक और कपूर को अलग करते थे। उसके बाद आपका प्रभाजी आसवन द्वारा दो मिलने वाले द्रवों को अलग किया जाता था। उसके बाद फिर आपका घनत्व के द्वारा दो नहीं मिलने वाले द्रवों को अलग किया जाता था। तो इसमें से कौन कौन सा विधि कहाँ पर अपनाएंगे उसके बारे में आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में। तो सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण द्वारा क्या होता है, समुद्र के पानी से हम नमक निकालते हैं। तो जल का विलयन से पृथक करने में आप कौन सा विधि अपनाएंगे, क्रिस्टलीकरण। यानी कि धातुओं को शुद्ध रूप में करने के लिए हम क्रिस्टलीकरण का उपयोग करते हैं। तो आप करेंगे पहला का ए हमारा होगा क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण बी होगा इसका। अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में। तो देखिए अमोनियम क्लोराइड भी कैसे, वो जैसे कपूर उड़ जाता है ना, तो उसी तरह से ये भी उड़ जाएगा। तो इसको इसमें हम लोग यूज करेंगे ऊर्ध्वपातन। जैसे नमक और कपूर के केस में हो रहा था, इसके केस में भी वही होगा। अच्छा, उसके बाद है धातु के टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में। तो अब क्या होता है, इंजन ऑयल होता है। इंजन ऑयल में कभी कभी क्या होता है, कुछ धातु के टुकड़े फंस जाते हैं, तो जिससे हमारा इंजन जाम हो सकता है। तो इसके लिए उसको क्या किया जाता है, इंजन ऑयल को चेंज किया जाता है, या फिर उसको छान कर धातु को अलग किया जाता है। पूरा इंजन ऑयल निकाल के उसको छाना जाता है। तो ऐसे में हम यहाँ पर लिख सकते हैं छानन विधि। छानन विधि के द्वारा हम उसको अलग करते हैं। डी है दही से मक्खन निकालने के लिए। दही से मक्खन निकालने के लिए हमारा अपकेंद्रन होगा। ये हमारा बीच में भी ये क्वेश्चन था, अपकेंद्रन। ई है जल से तेल निकालने के लिए। हाँ, डी के बाद ई है जल से तेल निकालने के लिए। जल से तेल निकालने के लिए क्या करना है, आपको घनत्व द्वारा निकालना। वो एक था ना कि यहाँ एक तरह का आकृति था जिसमें ऊपर हम पैक कर दिए थे, जो जिसका घनत्व ज़्यादा था वो नीचे था। यानी कि जल का घनत्व क्या होता है, तेल से अधिक होता है। तो जल नीचे से निकाल दिया जाता है। तो इसको कह सकते हैं हम घनत्व द्वारा। उसके बाद एफ है चाय से चाय की पत्तियों को अलग करने। मतलब घर में जो चाय बनता है तो चाय पत्ती को कैसे अलग करते हैं, छान कर अलग करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, फिर से आ गया छानन विधि। उसके बाद है जी, अगला जी क्या है, बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने। बालू से लोहे की पिन को तो ये 7th क्लास में भी हमने पढ़ा था कि जब भी कोई कचरे से हम अगर लोहे की चीज़ों को पृथक करना है तो हम ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं, है ना। तो हम लिख सकते हैं विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबकीय विधि। उसके बाद है एच, भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने। भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में, तो इसमें आपका होता है, उसको कहते हैं थ्रेसिंग। थ्रेसिंग द्वारा जो होता है ना, आपका भूसा अलग हो जाता है और दाना उसका अलग हो जाता है। आप इसमें थ्रेसिंग कह सकते हैं इसमें, जिसको विनोइंग भी कहते हैं। पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने में, तो ये छानन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं हम। और अगर थोड़े से भारी कण रहेंगे तो क्या होगा, सेटलमेंट होगा उसका, यानी कि नीचे बैठ जाएगा तली में वो, और बहुत हल्का रहेगा तो हम उसको क्या करते हैं, छान कर। उसके बाद पुष्प की पंखड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में, यानी अलग अलग रंग को पृथक करने में। तो वैसे में हम उसका यूज करेंगे जो हमारा था क्या, एक तो क्रोमेटोग्राफी होता है विभिन्न रंजकों को पृथक करने में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये डाई वाला एग्जाम्पल लेना है, या फिर आप क्रोमेटोग्राफी से भी कर सकते हैं। रंजक में हम लोग जैसे देखते थे कि डाई वाली विधि में हम क्या करते थे, काली स्याही से डाई को अलग कर देते, क्रोमेटोग्राफी द्वारा करते थे, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी।
दूसरा क्वेश्चन है, चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे? विलयन, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुलेय तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करें। इसमें क्या है, जैसे विलयन, हमारा विलयन क्या कहलाएगा? जब हम चाय बना देंगे, चाय पत्ती को अलग कर देंगे तो जो बनेगा हमारा वो कहलाएगा चाय का विलयन। ठीक है। उसके बाद है विलायक। विलायक इसमें क्या होगा? पानी होगा, पानी ज़्यादा मिलाया जाता है, फिर थोड़ा सा दूध मिलाया जाता है। अच्छा, विलेय, विलेय क्या होगा? उसमें से आपका चीनी हो सकती है, चाय पत्ती हो सकती है, दूध हो सकता है उसमें, विलेय। उसके बाद है घुलनशील। घुलनशील पदार्थ क्या है? चीनी पूरी तरह से घुल जाती है, दूध पूरी तरह से घुल जाता है। फिर अघुलनशील क्या है? चाय पत्ती, चाय की पत्तियां जो रहती है वो क्या रहती हैं? अघुलनशील रहती है। अच्छा, फिल्ट्रेट, घुले, यानी कि वो कुछ चाय पत्तियाँ कुछ घुलती है कुछ नहीं घुलती, तो फिल्ट्रेट में चाय पत्ती आ जाएगी। ठीक है। अब जो मेन क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें विलेय विलयन थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। जैसे क्या है क्वेश्चन, प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांचा और दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है, निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। ठीक है। तो जैसे आपका है, ऊपर दिया है 283 केल्विन, फिर अगला है 293 केल्विन, फिर है 313 केल्विन, फिर है 333 केल्विन, फिर है 353 केल्विन। अब इसमें क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3, सोडियम क्लोराइड NaCl, फिर है पोटेशियम क्लोराइड KCl, फिर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो अब इसमें क्या क्या है, तापमान K में इसमें 100 ग्राम जल में विलेय की मात्रा, यानी कि संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए इतने तापमान पर 21 ग्राम चाहिए, फिर 32 ग्राम चाहिए, फिर जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है इसकी घुलनशीलता क्या, मतलब कि इसमें संतृप्त विलयन के लिए हमें क्या चाहिए, KNO3 की मात्रा बढ़ती जा रही है। फिर यहाँ पर है 36, 36, 36, फिर 37 और फिर 37, फिर है 35, 35, 40। हमने जाना था कि जैसे जैसे कोई चीज़ गर्म होती जाएगी, यानी कि विलायक की मात्रा अगर गर्म है, मतलब विलायक अगर गर्म है तो उसमें विलेय की मात्रा अधिक होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है इसकी संतृप्त विलयन बनाने के लिए जो मात्रा चाहिए विलेय की वो बढ़ती जा रही है। 40, 46, 54, यहाँ पे आएगा 24, 37, 41, 55, 66। ठीक है। तो ये था आपका दिया हुआ है। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। क्या है, 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर, 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर, यानी कि ये वाले कॉलम में हमको चलना है, 50 ग्राम जल है, संतृप्त विलयन प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट हमारा ये है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, K से पोटेशियम NO3 नाइट्रेट। तो 50 ग्राम में कितने की जरूरत पड़ेगी? 100 ग्राम में आपको 62 ग्राम की जरूरत है, तो 50 ग्राम में आपको जस्ट हाफ हो जाएगा, 31 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। 100 ग्राम में 62 चाहिए तो 50 ग्राम में आधा चाहिए, 31 ग्राम हो जाएगा। प्रज्ञा 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड, 353 केल्विन का है लास्ट वाला, तो लास्ट वाले कॉलम को ध्यान से देखना है और कौन से रो को देखना है, पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl, ये वाले टर्म को देखिए, करती है और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ दी। जब विलयन ठंडा होगा तो वह क्या अवलोकित करेगी, स्पष्ट करें। यानी कि गर्म करके 100 ग्राम जल में ये क्या करती है, संतृप्त विलयन बना देती है, लेकिन फिर क्या होता है वो कमरे के ताप पर आता है, यानी कि ठंडा हो जाता है, लगभग आपका 20 डिग्री माना जाता है, तो यानी कि इतने पे आ जाएगा, तो 35 आ जाएगा, है ना। तो 35 चाहिए था, 54 डाली थी 54, लेकिन अब 35 में ही वो संतृप्त हो जाएगा, तो जो बचा हुआ पदार्थ होगा वो क्या हो जाएगा, उसमें निलंबन के जैसा फिर घूमता नजर आएगा, वो निलंबित पदार्थ हो जाएगा। ठीक है। सी क्वेश्चन है 293 केल्विन, यानी कि ये वाले कॉलम पे चलते हैं।
293 पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकरण करें। इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा? सबसे अधिक घुलनशील कौन सा पदार्थ है? यानी कि जो जो जिसमें क्या होगी, विलेय की मात्रा सबसे अधिक। तो विलेय की मात्रा सबसे अधिक है 37 ग्राम, किसमें? अमोनियम क्लोराइड में। तो अमोनियम क्लोराइड हो जाएगी सबसे ज़्यादा घुलनशील। अच्छा, अब आ रहा है चौथा क्वेश्चन, तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता है लवण की घुलनशीलता क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। यानी कि आपको ज़्यादा विलेय चाहिए उस विलयन को शांत, मतलब ये बनाने के लिए, संतृप्त बनाने के लिए। ठीक है, यही हम निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन, 3 में 4 क्वेश्चन था। उसके बाद है निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या करें। तो पहला है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है कि जिस विलयन में विलेय की और मात्रा हम नहीं डाल सकते, वो हमारा क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन। यानी कि हम कुछ विलायक लेते हैं, उसमें विलेय की मात्रा डालते जाएं, कभी ना कभी तो ऐसा स्टेज आएगा कि उसके बाद वो घुलना बंद हो जाएगा, तो उस विलयन को हम कहते हैं संतृप्त विलयन। उसके बाद है शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? तत्व और यौगिक हमारे शुद्ध पदार्थ हैं। तत्व यौगिक हमारे शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, यानी कि जिनकी संरचना या जिनका संगठन जो है वो हर जगह समान रूप रहेगा, वो कहलाएगा शुद्ध रूप। जैसे कि हमारा तत्व यौगिक में क्या होता है? जैसे H2O क्या है? एक शुद्ध पदार्थ, जल एक शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, और CO2 भी क्या है? एक शुद्ध पदार्थ है। यही वायु की बात करें तो यह शुद्ध पदार्थ नहीं है, समांगी मिश्रण है, लेकिन ये शुद्ध में नहीं आता है। तो मिश्रण हमारा क्या कहलाता है? अशुद्ध पदार्थ, और तत्व यौगिक शुद्ध पदार्थ हो गया। फिर है कोलाइड। कोलाइड सॉल्यूशन क्या होता है? कोलाइड विलयन, कोलाइडल विलयन वैसा विलयन है जिसमें जो देखने में तो समांगी लगता है लेकिन असल में होता है विषमांगी, जैसे दूध और पानी का मिश्रण। ये हो गया कोलाइडल विलयन। उसके बाद है निलंबन। निलंबन क्या होता है कि जब विलेय की मात्रा किसी विलयन में सामने नजर आए और वो क्या करती है? प्रकाश की किरणों को बिखेर नहीं पाती है। निलंबन के बारे में हमने जाना ही था। ठीक है, अब आता है 5वां क्वेश्चन, निम्न में से प्रत्येक को समांगी विषमांगी मिश्रण में वर्गीकृत करें। जैसे सोडा जल, तो सोडा वाटर आराम से मिल जाते हैं, तो यह हो गया आपका समांगी मिश्रण। फिर लकड़ी क्या है? विषमांगी मिश्रण। बर्फ क्या है? बर्फ हमारा समांगी मिश्रण कहला सकता है। बर्फ, अच्छा केवल बर्फ है। उसके बाद है बर्फ हमारा समांगी मिश्रण आएगा। फिर है वायु हमारा विषमांगी मिश्रण है, सॉरी समांगी मिश्रण है वायु, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हर जगह कंपोजिशन, जैसे कि क्या होता है कि कंपोजिशन हर जगह उसका सेम माना जाता है। उसके बाद है मिट्टी हमारा विषमांगी मिश्रण है। सिरका समांगी मिश्रण कहलाएगा। फिर छनी हुई चाय समांगी मिश्रण है, लेकिन जो चाय छनी नहीं है वो विषमांगी है, तो यहाँ इसीलिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ छनी हुई चाय। ठीक है, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है? किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है? उसका हम क्या कर सकते हैं? वाष्पीकरण कर सकते हैं, उसका क्वथनांक जांच सकते हैं, तो जिससे हमें पता चलेगा क्या कि वह शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध जल है ना। अब है निम्न में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं? हाँ, एक और था 6 क्वेश्चन में, क्या था कि दिया हुआ द्रव क्या है? शुद्ध जल है। तो शुद्ध जल की क्या होते हैं कि शुद्ध जल का घनत्व हमेशा अधिक होता है दूसरे द्रवों से। ठीक है, तो जब हम उसको किसी और द्रव में मिला देंगे, तेल के साथ मिला के देखेंगे, और अगर वो नीचे बैठता जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है? शुद्ध जल है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं? तो शुद्ध पदार्थ हैं जैसे बर्फ पानी से मिला है तो वो शुद्ध पदार्थ हो गया। दूध हमारा अशुद्ध पदार्थ है। उसके बाद है लोहा हमारा शुद्ध पदार्थ है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि जो तत्व यौगिक है सब शुद्ध हो गए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? हमारा यौगिक है, तो ये भी शुद्ध हो जाएगा। लोहा क्या है? तत्व है, तो वो भी शुद्ध हो जाएगा। बर्फ क्या था? पानी से बना है, तो वो क्या था? एक यौगिक है, तो इसलिए वो भी शुद्ध होगा। कैल्शियम ऑक्साइड वो भी शुद्ध होगा। पारा ये भी शुद्ध। ईंट शुद्ध नहीं होगा। लकड़ी भी शुद्ध नहीं होगा। वायु भी शुद्ध नहीं होगा। ठीक है, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। विलयन की पहचान करनी है आपको। तो मिट्टी, समुद्री जल एक विलयन है। किसका विलयन है? समुद्री जल होगा विलयन द्रव में ठोस का। उसके बाद है मिट्टी में आपका जनरली कुछ तत्व पाया जाता है। आपका ठोस में ठोस कह सकते हैं मिट्टी को। ठीक है,
और कहीं कहीं जैसे कोई कोई कहीं कहीं जगह पे क्या होता है, जब आप जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो वो नीचे क्या होता है कि पृथ्वी के सेंटर में कुछ ऐसा द्रव टाइप का पदार्थ होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ साधारण मिट्टी बोल रहा है तो आप सीधा लिख सकते हैं ठोस में ठोस। समुद्री जल हो गया आपका द्रव में ठोस। फिर है वायु, वायु क्या है, गैस में गैस हो जाएगा। कोयला कैसा है, कोयला ठोस में ठोस हो जाएगा। सोडा जल कैसा है, द्रव में द्रव, सोडा भी द्रव है और जल भी द्रव है। निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, तो यानी कि जो कोलाइडल विलयन रहेगा वही ना टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, तो इसमें दूध ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, दूध सही आंसर होगा। फिर है निम्नलिखित को तत्व यौगिक मिश्रण में वर्गीकृत करें। सोडियम क्या है, हमारा तत्व है, तो 10वां एक करके हम लोग देख लेते हैं। ए होगा सोडियम, सोडियम क्या है, तत्व, तो ए होगा तत्व। बी है मिट्टी, मिट्टी हमारा क्या है, मिश्रण है। सी है चीनी का घोल, चीनी का घोल क्या हो जाएगा, ये भी मिश्रण है। उसके बाद है चांदी, चांदी हमारा तत्व है। कैल्शियम कार्बोनेट यौगिक हो जाएगा CaCO3। उसके बाद है टीन, टीन हमारा तत्व है। उसके बाद सिलिकन, सिलिकन क्या है, ये भी तत्व होगा। कोयला मिश्रण होगा, वायु भी मिश्रण है। साबुन हमारा लवण है, यानी कि यौगिक होता है वो, यौगिक। लेकिन कभी कभी कॉम्पोजिशन भी अलग अलग हो जाता है तो इसको मिश्रण में भी कभी कभी रखते हैं। उसके बाद है कि मीथेन, मीथेन क्या है, ये यौगिक है। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी यौगिक। रक्त क्या है, मिश्रण है, यौगिक रक्त मिश्रण आ जाएगा। और आपका कार्बन डाइऑक्साइड तो यौगिक ही है, ये 2 बार आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड एक ही बार है। उसके बाद लास्ट है रक्त, रक्त हमारा मिश्रण है, ठीक है। हाँ, अब आपको बताना है कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक है। पौधों की वृद्धि, तो पौधों की वृद्धि भौतिक परिवर्तन में आती है। लोहे में जंग लगना, ये हमारा रासायनिक परिवर्तन है। लोहे के चूर्ण और बालू को मिलाना, ये हमारा भौतिक परिवर्तन है, इसमें भी रसायन का कोई यूज नहीं है। खाना पकाना, ये रासायनिक परिवर्तन होगा। तो 11वां में आपका रासायनिक परिवर्तन कौन कौन सा होगा, बी। उसके बाद है खाना पकाना, वो बी हो जाएगा, डी हो जाएगा। भोजन का पाचन भी होगा रसायन में, तो BDE। F जल से बर्फ नहीं, और मोमबत्ती का जलना, तो BDEG। जल से बर्फ बना केवल उसका द्रव, उसकी अवस्था चेंज हो रही है तो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। तो ये था हमारा सारा क्वेश्चंस। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया, सारा क्वेश्चंस हमने कर लिया। तो आगे हम लोग दूसरे क्लास का कोई कंटेंट लेकर आएंगे, तो बने रहे हमारे साथ। अगर हमारा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।